नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि जीरियाट्रिक एज ग्रुप में और एडल्ट पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है, दैट इज़ घुटनों का दर्द, नी पेन। नी पेन यूजुअली मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन ऑल ओवर द ग्लोब को इफ़ेक्ट करती है। नी पेन की इवैल्यूएशन से पहले कुछ जानकारी नी जॉइंट के बारे में। नी जॉइंट अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है। इसमें दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं और ये हिंज जॉइंट होता है। दो प्रकार के मूवमेंट मतलब मुड़ना, फ्लेक्शन, और सीधे होना जिसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं, दैट इज द एक्सटेंशन मूवमेंट। So friends, before we evaluate and go for the evaluation of the knee pain, the first and the foremost important thing is to rule out the red flags, that is the alarming signs in a patient of knee pain. So the first and a very important alarming sign is the trauma, that whether there is a history of any high energy impact on a knee joint or not. Then the second thing is the tumor. अगर कोई slowly progressive कोई swelling है जो कि suddenly कुछ दिनों में 3-4 दिन में बहुत बढ़ गई है, तो वो एक अपने आप में रेड फ्लैग है। कुछ इन्फेक्शन होना, पेशेंट को फीवर होना, कुछ गांठ दिखाई देना, नी जॉइंट पे स्वेलिंग होना अपने आप में एक रेड फ्लैग है। कुछ क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी जिसमें कि जैसे गाउट डिजीजेस के अंदर होता है, वो एक अपने आप में रेड फ्लैग है। या फिर कोई भी स्वेलिंग जो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रही है, वो नी जॉइंट के लिए एक रेड फ्लैग है। After ruling out the red flag, we can go into the causes of knee pain. Causes of knee pain में सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है ट्रॉमा। ट्रॉमा की वजह से हमारे मेनिस्कल और लिगामेंट्स इंजरीज हो सकते हैं, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन्स में काफ़ी कॉमन है, एडल्ट पॉपुलेशन में कॉमन है। दूसरी चीज़ हो सकती है कुछ बर्साइटिस, नी के अंदर बहुत सारे बरसाज होते हैं जिसकी वजह से, जिनकी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी घुटने में दर्द होता है। तीसरी चीज़ हो सकती है कुछ नर्व इंट्रैपमेंट्स, कुछ नसें आपस में आके फंस जाने की वजह से भी पेशेंट को दर्द होती है। इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज की वजह से भी पेन हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है डीजेनरेटिव डिजीज़, जो कि हमारी एल्डरली पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से एक डिसेबिलिटिंग नी पेन जो है 50 ईयर्स के बाद अक्सर हमें दिखाई देता है। तो आज हम बात करेंगे इस कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, जो कि हमारी जीरियाट्रिक पॉपुलेशन को बहुत इफ़ेक्ट करता है और उनकी लाइफस्टाइल को बहुत इम्पैक्ट करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अपने आप में होल जॉइंट, पूरे नी जॉइंट का एक डिजीज़ होता है। ये अक्सर जो है 50 साल से ज़्यादा एज के पॉपुलेशन में पाया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऑफ टुडेज़ लाइफस्टाइल, उसकी वजह से यंगर पॉपुलेशन भी इससे इफ़ेक्ट होती जा रही है। इसके दो बहुत मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ इंक्रीजिंग एज एंड इंक्रीजिंग वेट। इसके 3 इंपॉर्टेंट कार्डिनल साइंस होते हैं, दैट इज़ नी जॉइंट पेन, एक ट्रांजिएंट मॉर्निंग स्टिफनेस जो कि लगभग 30 मिनट से कम होती है मरीजों के अंदर, और एक क्रिपिटस फील होता है, टक टक की कुछ आवाज़ आने लगती है। अब इसका इम्पैक्ट इतना होता है कि पेशेंट क्लाइंब नहीं कर पाता स्टेयर्स, उसकी लाइफस्टाइल हैम्पर हो जाती है, वो ज़्यादा समय तक खड़े नहीं रह पाता है, वो अपने वेट रिडक्शन के लिए कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, एंड इट इज़ अ टोटली डिसेबल कंडीशन। इसको यूजुअली हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होता है सिम्प्टोमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो स्ट्रक्चरल ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उसमें या तो कुछ कार्टिलेज का लॉस हो जाता है, या कुछ ऑस्टियोफाइट्स बनने लगते हैं, न्यू बोन फॉर्मेशन होने लगती है, या फिर कोई मेनिस्कल इंजरी होने लगती है। और ये सारे कारण अगर पेन के साथ मैनिफेस्ट करते हैं तो उसे हम सिम्प्टोमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो हम अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं पूरी हिस्ट्री और इवैल्यूएशन के बाद, दैट इज़ वेट लॉस विद रियलिस्टिक गोल्स। अगर हम अपने बॉडी का 10% वेट भी एक्चुअल बॉडी वेट का कम कर लेते हैं तो हम 50% रिस्क इस ऑस्टियोआर्थराइटिस का कम कर पाते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ द सेल्फ मैनेजमेंट एंड education about osteoarthritis.
ऐसा नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जब डैमेज हो गया तब हम उस पर प्रिवेंशन का काम करें। प्रिवेंशन हमेशा पहले होती है। यंगर पॉपुलेशन को ही हम इसकी अवेयरनेस देके उसे अवगत कराते हैं कि किस तरीके की एरोबिक और मल्टीपल एक्सरसाइज के द्वारा और किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा हम अपने जॉइंट की फंक्शनिंग को रिस्टोर करके रख सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है रेगुलर रीअसेसमेंट विद अ एक्सपर्ट और अ पेन फिजिशियन। चौथी चीज़ होती हैं दवाइयाँ, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, चाहे वो एनसेड्स हों या फिर क्रॉनिक पेन हो जाने के बाद कुछ एंटी कन्वर्जेंस या एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स भी हो सकती हैं। पांचवी चीज़ इसमें आती है हमारे बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स आर कमिंग नाउअडेज इन अ बिगर वे। अगर हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई माइल्ड और मॉडरेट डिग्री का है और अगर हम नहीं चाहते कि हमारा टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाए या वो कुछ अर्ली फेज़ में मैनिफेस्ट करता है, तो उसमें बहुत टाइप की इंजेक्शन थेरेपीज़ होती हैं, जैसे कि विस्को सप्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं या फिर हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है पेशेंट के ब्लड से लेके और उसमें प्लेटलेट्स रीजनरेट करके जिसके अंदर कुछ ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो हम पेशेंट के नी में इंजेक्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से। लास्ट चीज़ होती है इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन। जो नी जॉइंट को नर्व सप्लाई करती है, जेनिकुलर नर्व, उसका रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन किया जाता है ताकि पेशेंट को दर्द के सिग्नल्स ब्रेन में ना जाएं। So friends, just to summarize, I would like to say the key to the management of osteoarthritis is prevention. Prevention in the early phase before the damage to the knee joint occurs. And the second thing is the physical activity exercises. Either it could be the isometric exercises or it could be the strengthening exercises, which is very much important, and a healthy lifestyle. Namaste.